एवरीवन, आज हम अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज 2021 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये है सेट नंबर हमारा 13। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 27 जून अर्थात प्रीलिम्स के लिए। इसमें इन सब से एक एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस सीरीज में हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जिनके आने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है प्रीलिम्स में। जैसे कि आपने पिछले साल देखा, अनेकों जो भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनके नोट्स टेस्ट सीरीज उनसे क्वेश्चन बेहद ही कम आए। इसके कारण हमने टेस्ट सीरीज़ को विजन या फिर दृष्टि को फॉलो करना बंद कर दिया। हम खुद से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे सबसे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमने पिछले साल जो अपना नोट्स बनाया था, नोट्स से आई थिंक 30 to 35 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे से गए थे। हमें लगा कि ये चीज़ें अच्छी हैं और इसको हम क्यों ना क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर लें। जो नोट हमने पिछले साल बनाया था उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैच किए थे, उसी लिए हमने उसको ध्यान में रख के ये टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया है। अगर आपको फ़ायदा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लगे कि आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, मत कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए आज का प्रैक्टिस करते हैं। देखेंगे हम इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। कोर्स एरा यूपीएससी नाम से है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है पीएम किसान भारत सरकार की 100% 100% वित्त पोषित वाली एक केंद्र सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा कथन कह रहा है इस योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के परिवार को हस्तांतरित किया जाएगा। तीसरा कथन कह रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए इस योजना का लाभ उठाने योग्य पात्र हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है हमने सही आंसर चयन कर लिया होगा। तो यहाँ देखें तो ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेंट्रल का गवर्नमेंट फंड करती है इसको, तो ये बिल्कुल सही है पहला। अगर दूसरा देखें तो दूसरे में थोड़ी सी कमी है। अब सभी लोग इस पर गड़बड़ हुआ होगा ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि सभी लोग ये 6,000 जो प्रोविजन है तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको एक बार में नहीं दिया जाएगा, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दिया जाएगा। तो ये चीज़ गलत हो गया। यहाँ पे कह दिया है कि 6,000 उनके खातों में 3 किस्तों में दिया जाएगा, छतरी का 18,000 रुपये हो गया, जो कि गलत है। केवल 6,000 दिया जाएगा, वो 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार रुपये दिया जाएगा, तो इसलिए दूसरा गलत था। जैसे हम दूसरा काटेंगे तो यहाँ पे डी भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, सी हमारा आंसर निकल जाएगा। आप यूपीएससी में यही प्रावधान कीजिएगा कि आपको अगर 2 नहीं पता है, एक भी पता हो तो आप ट्राई कीजिएगा सही आंसर निकालने के लिए। तो हम अगर देखें यहाँ पे तीसरे वाले कथन में, तो तीसरा वैसे भी सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में जो वहाँ का स्थानीय शासन है, जैसे कि दिल्ली में हो गया, पुडुचेरी में हो गया, या फिर यूपी गवर्नमेंट, तो वो लोग अपने क्षेत्रफल के अंतर्गत जो उनके जो प्रशासन के अंतर्गत आता है उसके अंदर जो लोग लाभार्थी हैं उनकी पहचान करेंगे इस योजना का लाभ उनको प्रदान करने के लिए। ये क्यों न्यूज़ में था? तो अभी बहुत बड़ा स्कैम पता चला है, घोटाला, कि इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग ऐसे लोग लाभ प्राप्त कर लिए हैं जो योग्य नहीं थे, इसलिए ये स्कीम ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है। तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इस योजना को लेकर के, तो इसलिए हमने इसको क्वेश्चन बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने का घोटाला हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में घोटाला हुआ है, लगभग मान के चलिए कि काफ़ी बड़ी संख्या में घोटाला हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको देखना ज़्यादा जरूरी है, कितना घोटाला वो चीज़ हमें मायने नहीं रखता, क्योंकि आरटीआई के थ्रू वो चीज़ पता चला है कि इतने लोगों को मिला है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि देखिए ये योजना जो दिया जा रहा है इसके थ्रू लाभ, वो किनको दिया जा रहा है? तो जो किसान छोटे हैं और सीमांत हैं उन किसानों को दिया जा रहा है, जिनकी उनको न्यूनतम समर्थन दिया जा रहा है 6,000 रुपये का, जिनमें से 2,000 रुपये तिमाही दिया जाएगा, एक क्वार्टर में 2,000 रुपये उनको दिया जाएगा। और अन्य चीज़ें इसके देख लें तो इसको कब शुरू किया गया? तो देखिए यूपीपीसीएस बीपीएससी ऐसे एग्जामों में डेट पूछ लिया जाता है, फैक्चुअल डेट। अगर आप इन तब सबका एग्जाम देते हैं तो आप इसको थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा कि 1 दिसंबर 2018 को 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था इस योजना को। और इसको किसके अंतर्गत लागू किया गया था? तो इसमें पहले देख लीजिए परिवार के अंतर्गत किसको शामिल किया गया, ये भी पूछ सकता है। इस परिवार के अंतर्गत शामिल किया गया पति पत्नी और नाबालिग बच्चों को शामिल किया गया परिवार के अंतर्गत। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, कि वो लोग जो लाभार्थी हैं उनको उनकी पहचान करेंगे। अभी इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हमने डाल रखा है, उसमें थोड़ा सा और डिटेल है, तो यहाँ पे अगर हमने डिस्कस कर लिया ज़्यादा तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन अभी इसको वहाँ उस क्वेश्चन को हम करेंगे अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर देखना हो तो देख सकते हैं इसको, इंस्टॉलमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट कब दिया गया था। ये चीज़ें यूपीएससी के लिए तो मायने नहीं रखती हैं, लेकिन अन्य एग्जाम अगर आप देते हैं तो उनके लिए आप डेट थोड़े से देख लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम 1996 के बारे में बताइए। पहला कथन कह रहा है कि 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति रिपोर्ट के आधार पर संसद ने संविधान के भाग 9 को अनुसूचित क्षेत्रों
अनुसूचित क्षेत्रों के मतलब भाग 5 के अंतर्गत मतलब उसका विस्तार करने की बात करता है, जहाँ पे उन इसके लिए प्रावधान किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अधिनियम 1996 मतलब पेशा एक्ट 1996 को लाया गया। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार में अनुसूचित मतलब जो अनुसूची 5 है उसके अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार अनुसूची 5 के अंतर्गत आते हैं। तीसरा कथन कह रहा है यहाँ पे ये 3 काट दीजिएगा आप। तीसरा ये 4 हो गया। चौथा कथन कह रहा है मतलब तीसरा कथन कह रहा है कि राज्यों में पेशा के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। तो इसमें बताइए कौन सा कथन सही है, आपको सही चुनना है इसमें से। अगर ए देखें तो 1 और 3 कह रहा है, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है सभी, डी कह रहा है 1 और 2। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर चयन कर लिया होगा। अगर देखें हम तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है कि पेशा के अंतर्गत विस्तार किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ये आते हैं इसके अंतर्गत। अगर चौथा मतलब तीसरा कथन देख लें तो पेशा को रेगुलेट करता है पंचायती राज मंत्रालय, ये नोडल एजेंसी है। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो 1995 में भूरिया समिति की रिपोर्ट लाई गई थी। तो आप भूरिया समिति की बस याद रखिएगा कि इसका संबंध किससे है, तो 5वीं अनुसूची में जो पेशा एक्ट के द्वारा 5वीं अनुसूची में विस्तार किया गया था पंचायती राज का, उससे संबंधित है भूरिया समिति का। 9वें जो भाग 9 का जो प्रावधान है पंचायती राज से संबंधित, उनको अनुसूची 5 के अंतर्गत संशोधित करके और अपवादों के साथ विस्तार किया गया और उनके प्रावधानों को लागू किया गया था अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत। यहाँ पे देख लीजिए भाग मतलब अनुसूची जो है 5 उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो 10 राज्य हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश हो गया एक। दूसरा देखें तो छत्तीसगढ़ हो गया। तीसरा राज्य है गुजरात, अपना गुजरात यहाँ पे है। चौथा है हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में हो गया। झारखंड यहाँ पे बिहार के जस्ट नीचे देख लीजिए। उसके बाद मध्य प्रदेश सेंट्रल में देख लीजिए इसको। महाराष्ट्र इधर है वेस्ट में। उड़ीसा यहाँ पे है ईस्ट कोस्ट पे। फिर राजस्थान, उसके बाद तेलंगाना यहाँ पे उड़ीसा छत्तीसगढ़ के नीचे। तो ये 10 राज्य थे। और कुछ चीज़ें देख लीजिए तो इसको पंचायती राज मंत्रालय नोडल एजेंसी है, इसको जो पेशा को क्रियान्वित करती है, इसको लागू करती है। इतने सारे इसमें फैक्ट थे। अगर समझना हो तो इसमें एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है जो कि भूरिया समिति की रिपोर्ट है। 9वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची को मतलब भाग 9 को और 5वीं अनुसूची को ध्यान में रखिएगा। मतलब जो भाग 9 था उसका विस्तार किया गया था 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ अपवादों के साथ 1996 में पेशा एक्ट के द्वारा इन 10 राज्यों में। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने इसमें 1 और 3 लगाया था उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको सही नहीं मतलब गलत चुनना है। पहला कथन कह रहा है कि मलक्का डमरू मतलब जलमंडल मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। जो ये मलक्का पाल्क स्टेट है, मलक्का स्टेट सॉरी वो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। दूसरा कथन कह रहा है हरमुज स्टेट जो है ओमान और ईरान को अलग करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे पूछा कौन सही नहीं है तो डी ही गलत होगा, इसका आंसर सही होगा डी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ मलक्का जल संधि यहाँ पे है जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा यहाँ पे देखिए आप स्टेट ऑफ हरमुज है जो कि किसको अलग करता है। तो इसको आसानी से हम देख के समझ सकते हैं। ये अलग कर रहा है किन 2 क्षेत्रों को, ये अलग कर रहा है ओमान और ईरान को। ईरान यहाँ पे आप देख रहे हैं और ओमान यहाँ पे है। स्टेट ऑफ हरमुज इन दोनों को अलग करता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा न्यूज़ में था, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों न्यूज़ में था ये, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। बराक नदी के संबंध में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा इसमें से सही है। पहला कथन कह रहा है कि बराक नदी मणिपुर, मिजोरम और असम राज्यों से होकर बहती है। दूसरा कथन कह रहा है कि बराक नदी बांग्लादेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरा कथन कह रहा है टिपाई मुख बांध, जो टिपाई मुख बांध है उसे बराक नदी पर प्रस्तावित किया गया बनाने के लिए। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है सी उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो टिपाई मुख बांध है इसी को प्रस्तावित किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था बराक नदी। हमने इस पर क्वेश्चन बना दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ फैक्ट जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखें बराक नदी भारत में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम से होकर के बांग्लादेश से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि कुल 900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखें तो भारत में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है बराक नदी है, ये कहाँ पे नौगम में है, मतलब वहाँ पे नौका चलाया जा सकता है। तो ये है नौगम
लखीपुर और भांगा के बीच में नौका चलाया जाता है, जो इसका क्षेत्रफल कम से कम 121 किलोमीटर का है। और इसी कौन से मतलब वाटरवे के अंतर्गत चयनित किया गया है, तो जलमार्ग 6 के अंतर्गत घोषित किया गया है। अब टिपाई मुख जो बांध है, टिपाई मुख बांध, ये एक तटबंध बांध है। अब ये फैक्ट याद रखिएगा, जो टिपाई मुख बांध है वो एक तटबंध बांध है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए। पहला देखिए, वाटरवे नंबर 1 है जो, वो गंगा नदी पे है। जो 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ये चीज़ मतलब गंगा जो है वो इसमें ऑपरेशनल है। तो अन्य चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे 6 बराक नदी पे है और 3 वेस्टर्न कोस्ट कैनाल पे है, मतलब एक नहर पे है वेस्टर्न कोस्ट पे। चौथा देखेंगे आप तो गोदावरी कृष्णा नदी नहर पे है और कैनाल, मतलब गोदावरी कृष्णा और कैनाल एक नहर बनाया गया, उसके थ्रू होके ये गुजरता है। तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने वाली नहर पे है ये। और 5 देखें तो ब्राह्मणी डेल्टा में है ये 5वां। यहाँ पे देखेंगे सुंदरबन डेल्टा के पास, तो 5वां वहाँ पे मिलेगा। तो 5 हमारे वहाँ हैं वाटरवे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शेयर पुनर्खरीद, मतलब बाई बैक। जो शेयर होता है उसको पूरा वापस खरीदने के बाद किस तरह का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो कह रहा है कि बाई बैक मतलब शेयर बाई बैक एक कंपनी द्वारा बाजार से अपने स्टॉक खरीदने का पुनर्निर्णय जब निर्णय लेती है, तो इस तरह के निर्णय से क्या प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो पहला कथन कह रहा है यह कंपनी के शेयरों की संख्या को कम कर देता है। दूसरा कह रहा है यह शेयरों की कीमत में वृद्धि कर देता है। पहला कह रहा है शेयरों की संख्या में कम कर देता है, दूसरा कह रहा है कि इसकी वृद्धि कर देता है, मतलब कीमत प्राइस की बढ़ जाती है। तीसरा कथन कह रहा है यह अक्सर तब किया जाता है जब कंपनी के शेयर अल्प मूल्य हो जाते हैं, उनकी कीमत गिरने लगती है, तो किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है सभी सही है, डी कह रहा है कोई भी सही नहीं है। आप अपना आंसर चयन करिए। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों ने इसमें सभी सही माना है उनका बिल्कुल सही है, सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सपोज आपने एक कंपनी खोल रखा है, उसके शेयर खूब सारे जारी कर रखे हैं, लेकिन अचानक आपको पता चलता है इनके शेयर मतलब गिरने लगे, प्राइस गिरने लगा है। तो अब प्राइस बढ़ाने के लिए आप डिमांड और सप्लाई का रूल्स जानते होंगे। जब डिमांड ज़्यादा होता है, क्यों ज़्यादा होता है, जब सप्लाई कम कर देंगे आप तो डिमांड अपने आप बढ़ जाता है। मतलब जब मार्केट में शॉर्टेज रहेगा तो लोग और ज़्यादा खरीदने का उत्साहित होने लगते हैं, यूँ कहिए तो। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, आपके सामने लगे कि केवल 2 पीस, ओनली 2 पीस अवेलेबल, तो आपके अंदर से लगे मतलब इमोशन आने लगता है, जल्दी से खरीद लो और ना खत्म हो जाएगा। तो इसलिए डिमांड बढ़ने लगता है मार्केट में। जब सप्लाई कम हो तो डिमांड बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का रूल से समझिए। तो जब कंपनी अपने जो शेयर होते हैं उनको वापस खरीदने लगती है तो डिमांड बढ़ जाता है उसका। जैसे ही डिमांड बढ़ता है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। फिर ये जो अल्प मूल्य की जो घटना हो रही थी ये नियंत्रित हो जाती है। इसमें सभी सही थे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जो चीज़ें हमने आपको समझाया वही चीज़ें आसान लैंग्वेज में आपको हमने समझा दिया। अगर थ्योरेटिकल समझना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का औसत टैरिफ वित्त वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2005 के 13% से बढ़कर 14.3% हो गया। इस संदर्भ में देश की नीति निर्माताओं द्वारा अक्सर व्यापार नीति उपयोग किया जाता है। तो बताइए किस तरह का उपयोग किया जाता है, मतलब क्यों किया जाता है ये चीज़, जो टैरिफ है इसको क्यों बढ़ाया जाता है। पहला कह रहा है घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, दूसरा कह रहा है महंगाई पे अंकुश लगाने के लिए, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है कोई भी सही नहीं है। बताइए कौन सा आंसर सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने चयन कर लिया होगा। इसमें अगर हम देखें तो जिन लोगों ने सी चयन किया है उनका बिल्कुल सही है। आपको इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिए अगर कई बार ऐसा होता है कि देश में विदेश से कोई मान लो सपोज कर लिए बिस्किट एक है, अब चाइना में ये चीज़ बना, हमारे वहाँ बनता है तो 10 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस आती है, चाइना में इसकी 3 रुपये कॉस्ट प्राइस आती है। तो चाइना अगर यहाँ पे भेज देगा तो हमारे जो पार्ले जी कंपनियाँ हैं वो तो विलुप्त हो जाएंगी। इनको बचाने के लिए भी टैरिफ बढ़ाया जाता है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इस सीमा के अंतर्गत से मतलब प्याज टमाटर मान लीजिए अचानक, या लहसुन को मान लीजिए, इनका विश्व में मांग बढ़ गया, अब क्या होगा, यहाँ के ट्रेडर जो होंगे व्यापारी उठा के बेच देंगे दूसरे देश में, तो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाए होने से प्याज के रेट 200 रुपये केजी तक जा सकते हैं। अब ये ना बढ़े इसलिए सरकार क्या करती है, टैरिफ बढ़ा देती है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे लगा देती है, ताकि ना इंपोर्ट हो ना एक्सपोर्ट हो, मतलब संतुलन बनाने के लिए एक काम किया जाता है। तो आपको उम्मीद है इसे समझ में आ गया होगा। तो पहला कथन कह रहा है कि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के, तो बिल्कुल अगर हम ये बाहरी वाले पे लगा देंगे टैक्स तो होगा क्या, इससे फ़ायदा ये होगा कि बाहरी प्रोडक्ट यहाँ पे सामान हमारे जो प्रोडक्ट है उसके मूल्य के समतुल्य हो जाएंगे। इतना अगर हम लगा देंगे टैरिफ तो बिल्कुल सही है, ये प्रोत्साहित करता है। और दूसरा देखें बी, तो महंगाई पे अंकुश लगाने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इससे क्या होगा, हमारे वहाँ अवेलेबल रहेगा, मार्केट में अवेलेबल रहेगा तो एक सामान्य दाम पे ही बिकेगा ना, इसे मतलब महंगाई पे अंकुश लगता है। तो इसका सही आंसर सी है। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर समझना हो तो यहाँ पे समझ सकते हैं, वही चीज़ें जो हमने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है पीएम किसान योजना, जो हमने बताया है अभी वो चीज़ें यहाँ पे आ गया। पीएम किसान योजना के तहत किस श्रेणी को बाहर रखा गया, तो बताइए इनमें से किन लोगों को पीएम किसान योजना के तहत बाहर किया गया है, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। पहला कह रहा है आयकर दाता, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं वो पीएम किसान योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते, पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है जिन्हें मासिक मतलब मंथली उनको 10,000 रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त होता है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तीसरा कह रहा है संस्थागत भूमिदाता भूमिधारक, मतलब आपके पास लैंड बहुत बड़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, मतलब 2 हेक्टेयर से अधिक है तो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये कुछ इस तरह का अगर प्रावधान हो तो आप बताइए। चौथा कथन कह रहा है कि जिन लोगों ने संवैधानिक पद धारण कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिन लोगों ने धारण कर रखा है उनको भी नहीं मिलेगा ये। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको सही कूट का चयन करना है तो चयन कीजिए। उम्मीद है सभी लोगों ने सही चयन किया होगा। इसमें जिन लोगों ने डी चयन किया है उनका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर जो आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपको ये 2,000 लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी 3 महीने पे, तो ये बिल्कुल है। अगर दूसरा कथन देखें तो 10,000 रुपये से अधिक अगर आपको पेंशन मिलता है तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। 10,000 आपको पेंशन मिले तो क्यों योग्य होंगे? अगर आपके 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है तो आप योग्य नहीं है, मतलब 2 हेक्टेयर के अंदर है तो आप योग्य रहेंगे। तीसरा देखें तो आप संवैधानिक पद पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, तो भी इसके लिए योग्य नहीं है। ये सारे क्राइटेरिया बिल्कुल सही हैं। डी इसका सही आंसर था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने का घोटाला हुआ है, अभी हमने बताया था, इसीलिए हमने एक क्वेश्चन बनाया, 2-2 क्वेश्चन डाल रखे हैं ताकि इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो कृषि मंत्रालय द्वारा एक RTI मतलब RTI 2005 वाले को तो आप जानते ही होंगे, उसके द्वारा एक जवाब में बताया गया कि 1364 करोड़ भुगतान किए गए, किनको 20 लाख से अधिक गैर लाभार्थी मतलब आयकर दाताओं को गलत तरीके से किया गया। उनको जो लोग लाभार्थी नहीं थे उनको दे दिया गया। मतलब यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देखिए लिखा है ना आयकर दाता, इनकम टैक्स जो देगा वो इसके लिए योग्य नहीं होगा। यहाँ पे क्या किया गया 1364 करोड़ रुपए दे दिए गए, जो लोग इनकम टैक्स देते थे उनको दे दिया गया। अब ये देने की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, तो ये न्यूज़ में था। अब यहाँ पे देख लीजिए किनको नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप मतलब लाभार्थी हैं, मतलब आप अगर इनकम टैक्स देते हैं तो आप गैर लाभार्थी हैं, या फिर 10,000 से अधिक पेंशन पाते हैं, फिर अन्य चीज़ें मतलब देख लीजिए कोई संवैधानिक पद धारण किए हुए तो भी आपको नहीं मिलेगा। 2 हेक्टेयर के भी प्रोविज़न है, वो भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना पीस कीपिंग फोर्स के बारे में बताना है। तो कथन इसमें पहला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र शांति अभियानों के लिए निर्धारित राशि भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अनिवार्य आधार पर शांति सेनाओं में योगदान देने के लिए शांति सेना में योगदान दिया जाता है, मतलब कंपलसरी कह रहा है दूसरा सेंटेंस। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने इसमें केवल एक चयन किया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पीस कीपिंग फोर्स है इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप दीजिए, ये वॉलेंट्री है, मतलब स्वैच्छिक है। आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहते मत दीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो वित्तीय फंड देना, मतलब कुछ निर्धारित सहायता देना, ये कंपलसरी है, ये सबको देना ही रहता है। जितने लोग यूएन के पार्ट हैं उन सबको देना रहता है। लेकिन अगर सहायता के लिए देखा जाए, सैन्य सहायता, तो ये अगर आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। ये आपके लिए प्रेशराइज नहीं होता है, ये वो क्या बोलते हैं वॉलेंट्री होता है, स्वैच्छिक होता है। वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे स्वैच्छिक होता है ये, न कि प्रेशराइज होता है, मतलब फोर्स कंपलसरी नहीं होता है। और यहाँ पे देखें तो वित्तीय आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग सामूहिक रूप से वहन करते हैं उसके खर्चे, जो भी खर्चे आते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा बनाया गया था, तो प्रत्येक सदस्य शांति अभियानों के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करेंगे। ये कानूनी रूप से बाध्य है। अगर यूपीएससी में पूछ ले कि क्या ये पीस कीपिंग फोर्स के लिए जो फंड दिया जाता है वित्तीय आपूर्ति, ये बाध्य है, तो बिल्कुल सही है, ये बाध्य है। यहाँ पे देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान, डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट एक संयुक्त प्रयास है, मतलब इन सबका एक संयुक्त प्रयास है पीस कीपिंग फोर्स। अब ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद रखने की ज़रूरत है। वो ये चीज़ है कि यहाँ पे कंपलसरी है, मतलब कानूनी रूप से बाध्य है आपको वित्तीय सहायता देना। बाकी चीज़ें आप तो मैनेज कर सकते हैं, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा, लेकिन ये 2 चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा लोगों को नहीं ध्यान रहता है, तो आप इसी को ध्यान में रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है सीरिया के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं? ये हमारा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है मिडिल ईस्ट का। तो बताइए इनमें से कौन कौन से देश हैं जो सीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इनमें बताइए, अगर हम देखें तो सऊदी अरब पहला दिया होगा, दूसरा दिया इराक, तीसरा दिया जॉर्डन, चौथा दिया लेबनान, पांचवा दिया टर्की। तो बताइए इनमें से कौन सा देश की सीमा नहीं लगती है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने सऊदी अरब को काटा है तो बिल्कुल सही है। अगर सऊदी अरब को आप जैसे ही कट करेंगे आप सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे सी।
देखिए यूपीएससी में ऐसे ही हम करते हैं, हमें जो एग्जैक्ट आंसर होता है 45 35 इसी के आसपास आते हैं। बहुत जो आप मतलब स्मार्ट है तो 50 तक पहुंच सकते हैं, इसके आगे नहीं आता है। इसके आगे बस हम विकल्प के थ्रू खेलते हैं, विकल्प के थ्रू करते हैं, तब क्वालिफाई होता है प्री। तो इसके लिए हमें करने की ज़रूरत ये थी कि अगर हम देखें कौन सा ऐसा देश है जो नहीं टच करता, तो सभी लोग जानते होंगे जो सऊदी अरब है वो कट जाता है बीच में। इसलिए सऊदी अरब को जैसे ही आप काटेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा सी, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ए जैसे ही कट गया तो ए भी कट गया एक के थ्रू, बी भी कट गया, डी भी कट गया। तो आप ये ट्रिक अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। बहुत बार आता है मिलान करने के लिए, ए का बी से, इधर वाले को दोनों का मिलान करना, तो अब उनको भी समझने का प्रयास करिए कि कैसे हम एलिमिनेट कर लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए प्री। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जॉर्डन देख रहे हैं आप, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, अब ये चीज़ें बचते हैं, हम नोटिस करिए। ईरान के थ्रू इधर कट जा रहा है सऊदी अरब, यहाँ पे देख लिए जॉर्डन के द्वारा कट जा रहा है। अब पूछ रहा था कि कौन कौन से देश की सीमा लगती है, तो सीरिया से, तो सीरिया के साथ किसका लगता है, लेबनान यहाँ पे है, लेबनान का लगता है, इजराइल का भी लगता है। अब ये चीज़ नोटिस करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इजराइल की भी सीमा लगती है, जॉर्डन की लगती है, हमने देख लिया इराक की लगती है, और कुछ बस इतना ही तो थे, इतने की सीमा लगती है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, लेबनान टर्की के, हाँ तो टर्की हमने भूल गए, टर्की ऊपर है, देख लीजिए टर्की का कट गया, ये टर्की ऊपर वाला है। देखें सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो सबसे ज़्यादा इराक की लगती है, फिर टर्की की लगती है, आप ऐसे समझ लीजिएगा, फिर उसको जॉर्डन की लगती है। अगर सीक्वेंस में करने के लिए दे दे सीक्वेंस में तो उसे नहीं पूछता है, बस आप याद रखिएगा कि टर्की सबसे ऊपर है, इराक इधर है, जॉर्डन यहाँ है, लेबनान यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। कुछ और देख लें तो पर्शियन गल्फ यहाँ पे है, मेडिटेरियन सी इस साइड में, मेडिटेरियन सी के पास है साइप्रस, ये भी न्यूज़ में काफ़ी रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूएनएससी के बारे में दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है यूएनएससी अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, ये पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है महासभा द्वारा प्रत्येक 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। तीसरा देखें तो तीसरा कथन कह रहा है वर्ष 2011-12 में भारत ने पहली बार यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता में प्रवेश लिया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है अगर देखें तो क्या आपको लगता है कि भारत, चलिए आप अपना आंसर चयन कर लीजिए, चलिए इसमें चयन कर लिए होंगे उम्मीद है। अगर हम देखें तो क्या आप बताइए भारत 2011-12 में पहली बार हुआ था या इससे पहले भी हो चुका है। यहाँ देखें तो बताइए कि 5 सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका चयन होता है या नहीं, किस तरीके से होता है, ये प्रोविजन आप बताइए। तो हम अगर देखें तो ये चीज़ें 1 और 2 तो बिल्कुल सही हैं, तीसरा इसमें गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो भारत दिया हुआ है इस समय का ये चीज़ नहीं था, भारत इस समय 8वीं बार चयन हो रहा है। तो बताइए 8वीं बार चयन हो रहा है और 2011-12, तो ये चीज़ें गलत है, तीसरा गलत है इसमें। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका सही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें फैक्ट दी हुई हैं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। भारत सबसे पहले 1950 और 51 में चयनित हुआ था, अब नया अभी जो चयन होने वाला है 2020-21 में, तो इसीलिए न्यूज़ में था, मोदी जी ने अभी ट्वीट किया था, तो हमने इसका क्वेश्चन बना दिया इससे। तो आप देख सकते हैं तो भारत को सेलेक्ट कर लिया गया कितने वोट से, तो 192 सीटों लोगों में से 184 लोगों ने भारत का सपोर्ट किया पोल में, तो भारत इससे सेलेक्ट हो गया 2020-21 के लिए यूएनएससी नॉन परमानेंट सीट के लिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। 10 देश ऐसे हैं जिनको 2 सालों के लिए अस्थायी रूप से चयन किया जाता है। इसका चयन कैसे किया जाता है, तो क्षेत्रीय वितरण के आधार पर, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर इनका 10 लोगों का चयन किया जाता है। टोटल संगठन कितने लोगों से मिलकर बनता है यूएनएससी, तो 15 लोगों से, 5 लोग अस्थायी हैं और 10 लोग अस्थायी हैं। तो वो 5 लोग जो अस्थायी हैं उनका नाम क्या है, कौन कौन से देश हैं जो अस्थायी हैं। तो अगर हम देखें तो 5 अस्थायी के देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये सबको पता होगा उम्मीद है, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी यूएनएससी से संबंधित। आप लोग बताइएगा कि कॉफ़ी ग्रुप कौन सा है, मतलब भारत कौन कौन से ग्रुप में है, जिसके कौन से ग्रुप में है जो ग्रुप ये डिमांड करता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए और सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। आप उनका नाम बताइएगा और ये भी नीचे बताइए कि आपके कितने करेक्ट हुए, आपका स्कोर कितना रहा। मतलब 10 क्वेश्चन थे इसमें, 10 क्वेश्चन से कितने सही हुए आपके, बस इतना बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद।